जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे देश के उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं। और जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ ज़्यादा मिलना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो अपने ही पिछले 20 सालों के फैसलों को बदलते हुए एक नया फैसला दिया है। 7 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि कुछ जजों ने ये कहा है कि केंद्र सरकार को इसमें ये देखना चाहिए कि किसको आरक्षण दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम ये अपील करते हैं कि जब कई चीज़ों में आप एक आर्टिकल ऐसा है जिसके ज़रिए आप लगातार चीज़ों को बदल रहे हैं, नए कानून ला रहे हैं, ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो आप ये भी ऑर्डर पास कर दीजिए। क्यों केंद्र सरकार के भरोसे छोड़ रहे हैं? तो चलिए ये बात करते हैं डिटेल से। सब मिला जुला कर आरक्षण को कोई टच नहीं करना चाहता है। पॉलिटिकल गेम होता है, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो कोई राजनेता हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें की हैं वो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। स्टूडेंट है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आम जनता है तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में अब कोटा दिया जा सकता है, यानी कि अनुसूचित जाति जो होती है उसका जो कोटा है, यानी कि उसका जो रिजर्वेशन है, मान लीजिए 100 में से 10% उनको कोटा दिया गया है। अब उन 10% के अंदर भी कोटा दिया जा सकता है, यानी कि मान लीजिए अनुसूचित जाति में 5 जातियां सम्मिलित हैं, उसमें से एक कोई ऐसी जाति है जो ज़्यादा उसे आरक्षण की ज़रूरत है, तो उसको उसमें फिक्स किया जा सकता है। 10 में से 4 सीटें, 2 सीटें, 3 सीटें ऐसी है कि उनकी रिजर्व कर दी जा सकती हैं, बाकी जो सीटें बचेंगी उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा ऑर्डर दिया गया है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिनमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। जजों की संविधान बेंच ने 6 अलग अलग फैसले लिखे। बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में कहा कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फ़ायदा उठा लिया उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का फ़ायदा नहीं लेने देना चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिल गया है, वो गवर्नमेंट जॉब में आ गया है, तो उसके बच्चे को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा पंकज मित्तल जो जस्टिस हैं उनके द्वारा कहा गया है। कहा कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फ़ायदा उठा लिया उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का फ़ायदा नहीं लेने देना चाहिए। ऐसे परिवारों के लिए आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद कुछ जातियों या लोगों को क्रीमी लेयर में शामिल कर आरक्षण से बाहर किया जा सकता है। क्या ये आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए है? इस फैसले का राजनीतिक असर क्या होगा? इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नया फैसला आया है ये पूरा केस क्या था, कब का केस था। जैसा कि हमने कहा कि 20 सालों के बाद ये फैसला आया है, पलटा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील सचिन कुमार लोहिया के मुताबिक पंजाब सरकार ने 2006 में एक कानून बनाया था। इस कानून के सेक्शन 4(2) में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में 25% रिजर्वेशन अनुसूचित जातियों और 12% रिजर्वेशन अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। इसी कानून के सेक्शन 4(5) में कहा गया 4(5) में कहा गया कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कुल सीटों में से 50% सीटों पर रिजर्वेशन वाल्मीकियों और मजहबी सिखों को दिया जाएगा। इस कानून के सेक्शन 4(5) में यानी कि को संवैधानिक नहीं करार दिया गया, यानी कि असंवैधानिक बताते हुए देविंदर सिंह नाम के एक शख्स ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। कौन से सेक्शन को? 4(5) वाले को। ठीक है। 2010 में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस कानून को असंवैधानिक बताकर खत्म कर दिया था। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 6:1 के आधार पर माना कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। तो जैसे 7 जजों की बेंच थी, इनमें से 6 लोगों ने कोटे को फिक्स करने के लिए कहा, यानी कि किसी आरक्षण में कोटा डाला जा सकता है, और एक जज ने
इसको केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया कि केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। कोर्ट ने अपने फैसलों में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती हैं। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती, यानी कि 100 में से 10 का आरक्षण दिया गया है, उनमें से 10 जो आरक्षण की सीट है उस पर किसी जाति विशेष को पूरी सीट 100% नहीं दी जा सकती, उसमें से कुछ दिया जा सकता है। ठीक है, समझिएगा। दूसरा कहा गया है कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। अब सवाल अगला बनता है कि क्या अब SC यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर बनाकर उनमें शामिल कुछ जातियों को रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकेगा? तो इसकी बात अगर हम करें तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विराग गुप्ता, उन्होंने जो एनालिसिस किया है उनके हिसाब से 1990 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद OBC के आरक्षण में क्रीमी लेयर फार्मूले को लागू किया गया था। उसी तर्ज पर सुप्रीम जो SC है, SC कैटेगरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने जातियों के वर्गीकरण के लिए राज्यों को अधिकार दिए हैं। जस्टिस गवई के अनुसार इस वर्गीकरण में किसी एक सब कैटेगरी को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उसी तरह अगर हम देखेंगे क्रीमी लेयर व्यक्तियों पर लागू होगा या जातियों पर नहीं होगा, क्या मसला है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे में किसी एक परिवार को क्रीमी लेयर में शामिल होने के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सकता है। क्रीमी लेयर फार्मूले के अनुसार किसी जाति को SC आरक्षण के दायरे से बाहर करना मुश्किल होगा। कोर्ट के 7 में से 4 जजों ने इस मामले में अपने फैसले में लिखा है कि राज्य OBC की तरह SC रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए फैसले ले सकती हैं। यानी कि जो राज्य सरकारें हैं अब उनके पाले में ये चीज़ें हैं कि वो इसको किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से इसको उन्हें आरक्षण देना है कोटे के अंदर। जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में जस्टिस BR गवई को कोट करते हुए कहा कि अगर कोई पिछड़ा IAS या IPS बन जाता है, यानी कि सिविल सर्वेंट बन जाता है, तो समाज में उसका स्टेटस बढ़ने के बावजूद उसके बच्चों को रिजर्वेशन के पूरे फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की तरक्की से पूरी कास्ट का पिछड़ापन दूर नहीं होता, पूरी जात को आरक्षण से दूर नहीं किया जा सकता। पंकज जस्टिस ने कहा कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फ़ायदा उठा लिया है उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का फ़ायदा नहीं लेने देना चाहिए। ऐसे परिवारों के लिए आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। भविष्य में SC रिजर्वेशन का लाभ एक पीढ़ी को ही मिले, इसको लेकर भी सरकार को नीति बनानी चाहिए। हालांकि फैसले में शामिल इस हिस्से को लागू करना सरकारों के लिए आसान नहीं होगा। जस्टिस मित्तल ने जो कहा है सिर्फ एक पीढ़ी को मिले आरक्षण का लाभ, इन सारी चीज़ों को थोड़ा हम सभी जजों की बातों को लेंगे, जो 6 जजों ने इसके तरफ फैसला दिया है। पहले हम बात करेंगे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की। क्या SC कोटे में कोटा संवैधानिक है? तो DY चंद्रचूड़ CJI ने कहा हम सहमत हैं, होना चाहिए। क्या SC कोटे में भी क्रीमी लेयर फार्मूला लाना चाहिए? तो CJI चंद्रचूड़ ने कहा इसका जिक्र, यानी कि उन्होंने कुछ इस पर बात नहीं की है। और क्या परिवार की एक पीढ़ी को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस पर इन्होंने कोई बात नहीं की है। ये बातें CJI DY चंद्रचूड़ और इनके साथ में जस्टिस मनोज मिश्रा, इन दोनों ने ये बातें की हैं। इनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर तैयार किया जाए, या एक ही परिवार को जो रिजर्वेशन लगातार मिलते जाते हैं क्या वो मिले या न मिले, इन सारी चीज़ों पर इन्होंने कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं किया। इन्होंने सिर्फ ये कहा, इन दोनों लोगों ने DY चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा ने, कि जो शेड्यूल कास्ट है इसमें कोटे में कोटा संवैधानिक है। बस इन्होंने ये बातें कह के अपनी बातों को शांत कर दिया। दूसरे जस्टिस हैं जस्टिस BR गवई, ये कोटे में कोटे को लेकर सहमत हैं, साथ ही साथ कोटे में भी क्रीमी लेयर फार्मूला होना चाहिए, उस पर भी ये सहमत हैं। और क्या एक परिवार की एक ही पीढ़ी को लगातार रिजर्वेशन मिले, तो इसका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। वहीं जस्टिस पंकज मित्तल की बात करें तो ये तीनों बातों से सहमत हैं। तीनों बातें क्या हैं वो आप जान रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ जो हैं ये 2 बातों से सहमत हैं, लेकिन
एक ही परिवार को क्या उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता रहे, तो इस बात का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अब बात करेंगे तो ये भी दो बातों से सहमत है, लेकिन क्या परिवार को लगातार रिजर्वेशन मिले, इस बात का जिक्र ये भी नहीं किए हैं। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी की अगर हम बात करेंगे तो ये कोटे में कोटा को लेकर असहमत है, यानी कि ये कहती हैं कि कोटे के अंदर कोटा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इससे ये असहमत है। इन्होंने कोई इस पर राय नहीं दी है, ये सिर्फ इनका ये आया है कि असहमत। वहीं बात करेंगे कि शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर फार्मूला हो, तो इन चीज़ों से भी ये असहमत है। और क्या एक पीढ़ी को लगातार पीढ़ियों को मिलती जाए आरक्षण, तो इस पर भी इन्होंने कोई बातें नहीं की हैं, कोई जिक्र नहीं है। कुल मिला जुलाकर जस्टिस बेला त्रिवेदी केंद्र सरकार के पाले में अपनी बातें रख दी हैं। शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर देश में आरक्षण दिए जाते हैं। जजों ने अपने फैसलों में कहा है कि शेड्यूल कास्ट समुदाय में पिछड़े हुए वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण देने से संविधान की समानता के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जा सकता है। वहीं क्रीमी लेयर के फार्मूले से आर्थिक स्थिति सुधरने का पता चलता है। ऐसे में क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को नौकरियों के आरक्षण से वंचित किया जा सकता है, लेकिन संसद और विधानसभा में SC/ST के आरक्षण में इस फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि नौकरियों में इसका जो क्रीमी लेयर है इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा जैसी जगहों पर SC/ST आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ना ही प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगर हम इस पर और भी चीज़ों को लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ सरकारी नौकरियों को लेकर दिया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन और संसद को लेकर इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले अनुसूचित जाति के कोटा में कोटा देने की कोशिश कई राज्यों ने की है। हालांकि इनमें ये 3 राज्य प्रमुख है। जैसे पंजाब की बात करेंगे तो 2006 में पंजाब सरकार कानून लेकर आई जिसमें शेड्यूल कास्ट कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरी में 50% रिजर्वेशन की प्राथमिकता इन्होंने दी थी। 2010 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और कानून खत्म कर दिया। वहीं आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ने 57 अनुसूचित जातियों को उप समूहों में बांटने के लिए विधानसभा में एक कानून पारित किया। इसका मकसद अनुसूचित जातियों के अंदर एक वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देना था। हालांकि इस कानून को 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान करने वाली सूची में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और राज्यों के पास नहीं है। वहीं बिहार सरकार ने भी कुछ चीज़ें की थी। 2007 में बिहार ने अनुसूचित जातियों यानी कि SC के रिजर्वेशन में कोटे के भीतर कोटा के लिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए महादलित आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने बताया कि बिहार में करीब 10% महादलित आबादी है। 2010 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उससे पहले इन्होंने जो 2010 का विधानसभा चुनाव था उसमें इन्होंने SC कोटे के अंदर महादलितों के लिए अलग से रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की थी। हालांकि इसमें कामयाब नहीं होने पर बाद में उन्होंने महादलितों को घर और ज़मीन दिलाने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ कर दी थी। वहीं बात करेंगे तमिलनाडु की तो तमिलनाडु हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रामचंद्र राजू की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 16% होने के बावजूद उनके पास केवल 0 से 5% नौकरियां हैं। ऐसे में कोटा के अंदर कोटा देकर इस समुदाय के सभी लोगों को लाभ दिया जाना चाहिए। इसके आधार पर ही अगस्त 2020 में तमिलनाडु सरकार ने अनुसूचित जाति के कोटे के अंदर अरुंधतियार जाति को 3% कोटा दे दिया था। वहीं कर्नाटक की बात करेंगे तो 18 जनवरी 2024 को कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में तय किया था कि कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार से संविधान संशोधन करने की सिफारिश करेंगे जिससे दलितों के लिए इंटरनल रिजर्वेशन मिल सके। कर्नाटक के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर HC महादेवप्पा ने कहा था कि जब तक आर्टिकल 341 में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर सिर्फ अनुसूचित जाति तक ही सीमित रहेगा या अनुसूचित जातियों भी शामिल होंगी, क्या है इस पर अगर हम बात करें तो संविधान के आर्टिकल 341 में अनुसूचित जातियों और 342 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है।
इन दोनों विषयों पर संसद को कानून बनाने और राष्ट्रपति को आदेश जारी करने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में चिन्नैया फैसले में मान्यता दी थी। वहीं संविधान पीठ के 7 जजों के फैसले के बाद राज्यों को जातियों के वर्गीकरण का अधिकार मिल गया। बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में एससी आरक्षण से कई मामले जुड़े हुए निकल के आ रहे हैं, जिनमें विवाद चल रहा है, जिन पर संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में अनुसूचित जातियों का भी जिक्र है, लेकिन उनके बीच बंटवारे को लेकर ज़्यादा कानूनी विवाद नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दायरे में एससी कैटेगरी के आरक्षण का ही मामला आएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील सचिन लोहिया का कहना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अनुसूचित जातियों से जुड़े संविधान के आर्टिकल 341 पर हो रही सुनवाई के बाद सुनाया हो, लेकिन राज्य सरकारें इसे अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के आरक्षण कोटे में कोटा जारी कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अपने फैसले में लिखा है कि राज्यों को एससी एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। साफ है कि ये फैसला सिर्फ अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए ही है। ये अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पर लागू नहीं होगा या होगा, इस बात को लेकर कानून विदों में अभी एक राय नहीं है। यानी कि अभी ये शेड्यूल कास्ट के लिए आया है या ट्राइबल जो हैं उनके लिए है या नहीं, इसकी बात अभी नहीं हो रही है। अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का 2 तरह से राजनीतिक तौर पर असर देखने को मिल सकता है। पहला ये हो सकता है कि अनुसूचित जातियों में कुछ समूह इसके खिलाफ जबकि कुछ इसके समर्थन में आ सकते हैं। अब सारा खेल हर प्रदेश की सरकार पर निर्भर करेगा। जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है वो शेड्यूल कास्ट समुदाय के लोग इस तरह के कोटे को लागू करने वाली सरकार के साथ हो जाएंगे। वहीं इसे ऐसे समझें कि यूपी में दलितों को अब तक मायावती का वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन कोटे में कोटा लागू होने से ये मिथ टूट सकता है। अगर बीजेपी कोटे में कोटा लागू करती है तो दलितों में जिस वर्ग को इससे फ़ायदा होगा वो बीजेपी के साथ हो जाएगी। यह सिर्फ एक उदाहरण है। कुछ इसी तरह का नज़ारा आप बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब आदि राज्यों में देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी लंबे समय से बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दलितों को साधने के लिए योगी सरकार के दलित मंत्री बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, गुलाब देवी को आगे किया था। दलितों के क्षेत्र में होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी कभी मायावती के साथ रहे बीजेपी प्रवक्ता ने जुगल किशोर को दी गई थी। नतीजा ये हुआ कि 24 करोड़ से ज़्यादा दलितों की आबादी वाले राज्य में बसपा को लोकसभा चुनाव में एक भी सीटों पर जीत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दलितों को 2 खेमे में बांटना प्रदेश सरकारों के लिए आसान होगा। बीजेपी इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश भी करेगी आने वाले चुनाव में। उससे पहले ही ये कोटे के अंदर कोटा जरूर लाएगी। जो राजनीतिक दल जिस राज्य में अनुसूचित जातियों में कोटा लागू करेगी उसी को इसका फायदा मिलेगा। यह मुद्दा राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर ज़्यादा फायदा या नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं अगर हम कुछ और चीज़ों पर ध्यान दें तो कोटे के इस फैसले का देश के 17 प्रदेश में असर देखने को मिल सकता है, जहां शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% या उससे ज़्यादा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब वो राज्य हैं जहां 20% से ज़्यादा अनुसूचित जातियों की आबादी है। साफ है कि यहाँ जैसे ही अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन के कोटे में कोटा दिया जाएगा तो राजनीतिक तौर पर इस पूरे समुदाय में उथल पुथल मच जाएगा। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 8 बीजेपी के पास और 7 सीटें समाजवादी पार्टी के ने जीती हैं। यूपी के अलावा बंगाल में 10, तमिलनाडु में 7, बिहार में 6, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 5 लोकसभा सीटें हैं। ये राज्यों में देश की सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट आबादी रहती है। साफ है कि कोटा सिस्टम में बदलाव करने पर अनुसूचित जाति 2 खेमे में बटेगा। इससे जिस वर्ग को फ़ायदा मिलेगा वो इसे लागू करने वाले दलों की सरकार का समर्थन करेगा। जेएनयू में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर सुरिंदर सिंह जोधका इस पर अपना जो राय रखते हैं उसकी अगर हम बात करें तो कहते हैं कि हर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में 30-40 कम्युनिटी होती है, जिनमें से कुछ कम्युनिटी को ही ज़्यादा फायदा मिलता है। क्लासिफिकेशन अच्छी बात है क्योंकि इससे रिजर्वेशन का असल मकसद पूरा होगा, यानी हर किसी को फ़ायदा मिलेगा। इस कैटेगरी में 39 जातियां हैं तो इसे 2 हिस्सों में ए और बी में बांट दिया जा सकता है। अगर नीचे से डिमांड आती है तो इन ए और बी कैटेगरी में भी सब क्वालिफिकेशन
किया जा सकता है। यह कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसे ओबीसी को एमबीसी या ईबीसी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, लोअर ओबीसी और अपर ओबीसी में बांटा जा सकता है। मतलब साफ है कि इस तरह के फैसले से रिजर्वेशन का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं उन लोगों को लाभ पहुंचाएगा जिनको आरक्षण मिलते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई एक एक जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी कि शेड्यूल कास्ट कोटे में कोटा फैसले का जो एनालिसिस था वो हमने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।